हाय दिनेश, हाय हाय अदीक्षित। डोंट वरी बेटा। फिर क्या हुआ अगर मतलब IQJS के अंदर ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं। एक्चुअली द प्रेपरेशन इज़ नेसेसरी। अगर आपने प्रेपरेशन बहुत अच्छे से की थी और भले ही एक एग्ज़ाम के अंदर रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया है, बट फ्यूचर के अंदर जो एग्ज़ाम्स होंगे, इस एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन आपने की थी NSEJS की, उसका ज़रूर मेहनत का जो फल है वो फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट द लास्ट एग्ज़ाम, ठीक है। और वहाँ पे ज़रूर इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा आपको। सो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट अदीक्षित? यस। देव, आई डोंट थिंक कि KVPY पोस्टपोन होने के कोई चांसेस हैं, बिकॉज सिंपल सी बात है कि अभी उतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं, उस रेट पे भी नहीं बढ़ रहे हैं, और अभी काफ़ी सारे लोग वैक्सीनेटेड भी हैं। सो देर आर कंप्लीट चांसेस के मई में जो KVPY होना है वो होगा ही ऑन मे, राइट। आई थिंक 21 May वॉज द डेट, है ना। हाय मीता, हाय दिनेश। सो शैल वी स्टार्ट गाइज? हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ NSEJS आधार। इस सीरीज के अंदर बच्चों हम आज जो है NSEJS के अंदर, NSEJS आधार के अंदर काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे NSEJS की प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है, काफ़ी पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के साथ, राइट। और जो बच्चे इस साल हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है दैट यू शुड वॉच हमारी जो NSEJS मेनिया की पिछले साल की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिए, राइट। वो बहुत बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, और आपको जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, NSEJS की प्रेपरेशन करना चाहते हैं जो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से आइडिया ले सकते हैं उस सीरीज़ के अंदर कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं NSEJS के अंदर, राइट। बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे PYQs हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाता है कि कौन से किस तरह के लेवल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड दिस सीरीज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि पहले से प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेशन के तौर पे काम करेगी, और जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पे काम कर सकती है, बिकॉज न्यू क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, एंड दैट टू ऑफ द NSEJS लेवल, राइट। सो लेवल जो रहेगा वो NSEJS लेवल रहेगा इस सीरीज के अंदर, राइट। सो अधीक्षित, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। प्रेपरेशन जो आपने बहुत अच्छे से पहले की है उसका रिजल्ट कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। अभी इस बार नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। यस। Hi Sahaj, welcome to this beautiful session and on this channel, right? Make sure that you subscribe and like the videos, right? So let's start with the session बच्चों। इस सेशन को स्टार्ट करने में आप लोग ऑब्वियसली बात है निशांत शर्मा जी को जानते हो ऑलरेडी, यू आर राइट नाउ इन हिज क्लास। सो ये मैं बहुत बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटा, अगर आप लोग किसी भी तरह से किसी भी तरीके का ओलंपियाड की प्रेपरेशन करते हैं तो साथ में आपको ज़रूर वेदांतु ओलंपियाड स्कूल जो है आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर, टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए वेदांतु ओलंपियाड स्कूल का। दिस इज़ द QR कोड फॉर टेलीग्राम चैनल ऑफ VOS, बिकॉज वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। और बच्चों, लेटेस्ट अपडेट ये भी है दैट IQJS के पार्ट 2 के मार्क्स आ गए हैं। जल्दी से जाइए और चेक कर लीजिए HBCSE की INO की साइट के ऊपर, राइट। अपना जो आपका स्टूडेंट लॉगिन है वो आप जैसे ही करेंगे आपको स्कोर्स जो हैं वो आराम से मिल जाएंगे, राइट। ठीक। नो दिनेश, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन का सेशन नहीं लिया है जीमीट पे। या डेफिनेटली वी विल टेक इट। हाय विपिन, नमस्कार। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों। आई होप यू आर एबल टू सी इट कम्प्लीटली एंड क्लियर। बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड व्हेन दैट व्हील रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन विल बी व्हाट? सो बच्चा पार्टी, सिंपल सी बात है। इस केस के अंदर एक व्हील है, राइट, एक व्हील है जो कि हाफ रोल जो है वो कर चुका है, हाफ रोल कर चुका है। अब बच्चों, जैसे ही ये व्हील हाफ रोल करेगा, जैसे ही ये व्हील हाफ रोल करेगा,
तो उस सिचुएशन के अंदर बच्चों आपने ये बताना है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो कि ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में था, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, राइट। सो हम ये कंसिडर कर लेते हैं दैट दिस इज द ग्राउंड, राइट, दिस इज द ग्राउंड। ओके, सो व्हील जो है वो इस ग्राउंड के ऊपर चल रहा है एंड हाफ रोटेशन जो है वो हो गई है। अगर हाफ रोटेशन हो गई है बच्चों तो उस सिचुएशन के अंदर मतलब ये है कि ये पॉइंट कांटेक्ट में था, अब व्हील जो है वो आगे भी बढ़ा होगा, रिवॉल्व हुआ है, कांटेक्ट में रहा है वो ग्राउंड के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो ऑब्वियस सी बात है हाफ रोटेशन के बाद जो पहले कांटेक्ट में था ग्राउंड के साथ उस वो पॉइंट जो है वो बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया होगा। सो आई कैन see that Dinesh has already solved it, but just guys, all of you just solve this particular question, okay, just solve this particular question and try to imagine this particular case that यहाँ पे जो displacement रहेगी ना बेटा, यहाँ पे जो displacement रहेगी that will be this displacement, ये डिस्प्लेसमेंट रहेगी, राइट। अब ये डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? दिस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट एज यू कैन सी दैट दिस विल बी द one of the displacement or this will be one of the section to find out this particular displacement and other section can be this section, okay। ये section भी दूसरा section हो सकता है to find out this particular डिस्प्लेसमेंट, राइट। मैं इसको भी थोड़ा सा अलग कलर में आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में ना रहे, ओके। सो दिस डिस्प्लेसमेंट यू नीड टू फाइंड आउट, ग्रीन वाला, ओके। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बहुत अच्छे से विजिबल है, राइट, बहुत अच्छे से विजिबल है। तो हाफ रोटेशन हुआ है बच्चों, अगर एक कंप्लीट रोटेशन होता है तो उस सिचुएशन के अंदर जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल होता है ग्राउंड के ऊपर दैट इज बेसिकली इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, राइट। सो ओवर हेयर हाफ रोटेशन के कारण जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुई फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्राउंड के ऊपर वो कितनी हुई होगी? दैट विल बी नथिंग बट पाई आर, हाफ ऑफ द circumference, right। and this yellow वाला portion जो है आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है this you already know that this is nothing but the diameter, so it will be equal to 2r, rather r हमें already capital letters में दिया हुआ है तो मैं अब भी इसको capital R में ही लिख देता हूँ, right। so you need to find out the displacement that is nothing but the hypotenuse of this particular right angle triangle। so हम लोगों को पता है that hypotenuse is nothing but this is equal to the under root of base का square plus परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, बेसिकली इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर दैट इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 2r होल स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड you can easily sort it out। pi r square and 4r square will be there, so r square can be taken as common जो कि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो अंदर जो है अंडर रूट के हमारे पास ये सिचुएशन रहेगी। सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नथिंग बट दिस डिस्प्लेसमेंट एंड एक्चुअली ओवर हेयर थोड़ा सा मजाक हो गया है ए सी बी डी, बेसिकली ऑप्शंस जो हैं वो ए बी सी डी होने चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए सी वी डी ऑप्शंस हैं तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को क्लिक करेंगे, राइट। यस, बिल्कुल सही है दीक्षित एंड दिनेश, यस, दैट्स क्वाइट गुड। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। So we have already understood this particular case, so let's move to the next question. The velocity of a particle may vary even when its speed is constant. So एक assertion है ये बच्चों, assertion का मतलब होता है एक statement, right? और रीजनिंग भी साथ में दी हुई है। सबसे पहले तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ये करना चाहिए दैट assertion को आप पढ़िए, इंडिपेंडेंटली सोचिए ये वो assertion सही है या गलत है, फिर उसके बाद उस assertion को भूल जाइए कि सही गलत चेक करने के बाद, फिर उसके बाद रीजन पे जाइए, रीजन को चेक कीजिए वेदर रीजन को भी एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट के तौर पे पढ़िएगा, राइट। तो रीजन को चेक कीजिए वेदर दैट इज करेक्ट और रॉन्ग। इफ बोथ आर करेक्ट, राइट, इफ बोथ आर करेक्ट देन एक केस ये बनता है कि क्या assertion जो स्टेटमेंट है उसकी रीजनिंग क्या रीजन दे रहा है, अगर दे रहा है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं, राइट।
अदरवाइज अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है तो आप स्टेटमेंट्स को चेक कीजिए, ऑप्शंस को चेक कीजिए, आप करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो, करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दीजिए, राइट। सो लेट्स मूव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। The velocity of a particle may vary even when its speed is constant. So ये कहा जा रहा है assertion के अंदर कि velocity जो है particle की vary कर सकती है when its speed is constant. So this is correct. ऐसा हो सकता है कि velocity जो है वो vary कर जाए जब speed constant है, right? उसके बाद फिर reasoning पढ़ते हैं हम, the particle is moving in a circular path, right? particle जो है वो circular path में move करता है। तो अब बात ये है यहाँ पे बच्चों, actually the option which will be correct will be nothing but बी ऑप्शन। बेसिकली क्या चीज़ है, स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। सी ये जो रीज़न है दिस इज इंडिपेंडेंटली करेक्ट स्टेटमेंट, बट द थिंग इज दिस, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर पाथ के अंदर ही ये पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो सिर्फ सर्कुलर पाथ के अंदर ही चेंज होती है। इट चेंजेस वेन एवर देर इज अ कर्व्ड पाथ, राइट। इट चेंजेस वेन एवर देर इज अ कर्व्ड पाथ। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस it is correct, but there are other cases also, right? There are other cases also. So that's why reasoning, I will suggest that reasoning will not be the complete explanation for this circular for this assertion. Actually the situation यहाँ पे जो सही statement जो आनी चाहिए, the particle is moving in a curved path आना चाहिए। So if the particle moves along a curved path with speed, constant speed, its velocity changes due to the change in the direction of motion. So curved path होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो पाथ। कर्व्ड पाथ के लिए ये एप्लीकेबल है, और कर्व्ड पाथ अगर है तो सर्कुलर पाथ उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, राइट। बट सर्कुलर पाथ के अंदर सभी तरह के कर्व्ड पाथ इंक्लूड नहीं होते हैं, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, ठीक है। आपने ये फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ दीज given points, right, or these statements, which statements are correct, right? So the first statement is average speed is equal to the magnitude of average velocity. तो इसके अंदर कहा गया है कि average speed जो है वो equal होती है magnitude of average velocity. Next statement is average speed may be greater than magnitude of average velocity. Average velocity, next statement है average velocity is equal to instantaneous velocity if velocity is constant. Next statement is moving with constant acceleration, average velocity for a given time interval is arithmetic mean of initial and final velocity. So out of this good evening Abhishek. Yes, so out of these statements, which options are correct, which statements are correct? Basically let's figure out. So Dinesh is saying that C option is the correct one. Let's figure out. First statement क्या कह रहा है बच्चों, average speed is equal to the magnitude of average velocity. बेसिकली जो मोशन है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। नाउ स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये नहीं है दैट द मोशन इज इन यूनिफॉर्म डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शन मोशन नहीं है, राइट। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर हो सकता है दैट पार्टिकल इनिशियली गोज from here to here and then it moves back from here to here, right? So in this scenario the average speed will be more than the average velocity or the magnitude of average velocity. So you can see that the distance is more but the displacement is quite less, right? So this is the scenario. So बच्चा पार्टीज जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो एवरेज स्पीड में बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, परफेक्ट स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्ड यूज किया गया है मे बी, राइट। सो स्ट्रेट लाइन के अंदर पर यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि पार्टिकल वापस आया ही होगा, बट देयर इज अ चांस, राइट, कि वो पार्टिकल वापस आ सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। यूनि डायरेक्शन मोशन होता तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करता, राइट। सो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या कह रही है, द एवरेज स्पीड मे बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। सो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आप देख सकते हो कि भले ही वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करे और यूनि डायरेक्शन में मूव करे तो उस सिचुएशन के अंदर जो एवरेज स्पीड है वो इक्वल आ जाती है एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। बट बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो यहाँ पे इन्होंने मे बी वर्ड यूज किया है। तो इट इज दे हैव नॉट सेड दैट हमेशा ही ग्रेटर देन होती है एवरेज स्पीड, बट
ये एवरेज स्पीड ग्रेटर देन हो सकती है उस केस के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, जब पार्टिकल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर लेता है। तो यहाँ पे ये मे बी वर्ड जो है, इस वर्ड ने इस स्टेटमेंट को बचा लिया और ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यस, दिस इज ऑलवेज अ केस। जब भी अगर हम बात करें एक पार्टिकल की जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी जो टोटल आएगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल ही आती है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नाउ इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट बच्चों, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं यहाँ पे ये वाला केस इंक्लूड नहीं कर सकता, ये वाला केस इंक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है बच्चों दैट द पार्टिकल इज बेसिकली मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो अपनी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकती है यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हम इंक्लूड करेंगे ये केस जो कि यूनि डायरेक्शन मोशन वाला केस है, और इस केस के अंदर हर मोमेंट पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर मोमेंट पे बराबर ही आएंगी, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट केस। फोर्थ ऑप्शन, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर बच्चों बेसिकली ये एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, एंड जो एवरेज वेलोसिटी होती है बच्चों, हम बहुत सारी, अगर आपने क्लासेस मेरी लगाई हैं काइनेमेटिक्स की, तो या IJSO पायनियर की सीरीज़ भी लगाई है, या फिर काइनेमेटिक्स के अंदर आपने मेरी जो NSEJS मेनिया की सीरीज़ है उसके अगर सेशंस देखें तो आपको पता होगा दैट v plus u by 2 is the average speed in the case, or average velocity in the case of when the acceleration is uniform, right? So v plus u by 2 हमारे पास arithmetic मीन आ जाता है। So how to figure this out, बहुत ही आसान तरीका है, right? No, this statement is also correct, Adikshit, this statement is also correct, fourth statement is also correct, so C option will be the correct answer basically. The scenario is this बच्चों, देखो displacement total traveled कितनी हो जाएगी, s is equal to ut plus half t square हो जाएगी, and अगर average velocity निकालनी है हमने तो displacement by total time taken, तो displacement को हम time से divide कर देंगे, so acceleration की value जो है यहाँ पे a है, यूज़ हो रही है, ठीक है, और displacement एवरेज वेलोसिटी बेसिकली हमने निकालनी थी, तो यहाँ पे 2u plus at बन जाएगा, और बेटा यहाँ पे आप u plus at को v कंसिडर कर सकते हो, सो v plus u by 2, दैट इज बेसिकली द केस, राइट। सो दिस इज हाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू ऑल्सो, राइट। Very all the best, Ishan. All the best if you are going to start with the IQM preparation. That's good. Okay, so this is the correct statement. Let's move to the next question. अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स A and B आर straight lines inclined at angle 30 degree and 60 degree with the time axis. The ratio of velocities VA is to VB will be what? Now displacement time graph में बच्चों अगर आपको एक ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, दिस इज सपोज द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ, सपोज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ये, राइट, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इस सिनेरियो के अंदर बच्चों आप ये कह सकते हो दैट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस बेसिकली द velocity, right? And to find out the slope you need to find out the angle, and angles are already given in both the cases. So velocity will be basically given by tan theta, right? So you can find out easily the velocity for both the both the cases, and tan 30 by tan 60 will be the correct answer. Tan 30 is basically 1 by root 3 and tan 60 is root 3 only. So yes, Alok, very correct, very correct. D option is the correct one, right? So this is the scenario, this is how you solve this particular question, right? चलिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। tan 30 by tan 60 will be the correct answer, and tan 30 is 1 by root 3, tan 60 is root 3 only. So yes, D option is the correct one. Many of the students, those who are basically the part of our classes, और जो हमारी जो VS की अब तक की जर्नी रही है उसके अंदर अगर हमारा पार्ट रहे हैं बच्चे काफ़ी, तो उनको ऑब्वियसली बात है कि इन क्वेश्चंस के अंदर बिल्कुल भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दे मस्ट हैव डन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मेनी टाइम्स, राइट? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle starts moving in positive x direction with initial velocity of 10 meter per second with a uniform acceleration of magnitude 2 meter per second square but directed in negative x direction. Okay,
सो एक पार्टिकल जो है बच्चों, इट स्टार्ट्स मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद इनिशियल वेलोसिटी दैट इज गिवन, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड with a uniform acceleration. Acceleration is uniform, but the direction of acceleration is basically negative x-axis. So it means it is the case of retardation. So ये case जो है वो retardation का है. What is the distance traversed by the particle in 12 seconds? So I would like to check which option you will be doing it, which option you will be clicking it. So I just want to check, जितने भी बच्चे जो है यहाँ पे हैं मेरे सामने, मैं देखना चाहूँगा कि वो क्या आंसर इसका निकालते हैं. मैं एक बार सही आंसर जो आप चूज़ करते हैं उसको देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, राइट. हाय प्रणव, वेलकम. यस, सॉल्व इट. जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. Very nice. Perfect. Very nice. I am able to see that Dinesh has solved it. Shiv Shankar has also solved it, and Shiv Shankar is preparing for JEE for 2024. Yes, D is the correct answer. But yes, generally बच्चे यहाँ पे कुछ गड़बड़ी कर देते हैं. बहुत आसान क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं और s = ut + ½ at square डायरेक्टली लगा देते हैं. बेटा एक चीज ध्यान में रखिए, s = ut + ½ at square जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो s है ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है बेटा, तो उस सिचुएशन के अंदर आप एक चीज ध्यान में रख सकते हैं दैट हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछा गया है. दे हैव आस्क्ड अस द डिस्टेंस. सो डिस्टेंस कितना आएगा, राइट, ये हमें फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. बेटा सिंपल सी एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इस पर्टिकुलर केस के अंदर सपोज कीजिए द पार्टिकल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, राइट, एंड वेलोसिटी जो है बच्चे पार्टिकल की वो इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो रिटार्डेशन हो रही होगी. इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही होगी. ओके, सो 12 सेकंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो ये शो कर देता है दैट डेफिनेटली 12 सेकंड से पहले ही ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे ज़रूर आ जाएगा और उसके बाद फिर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. सो दिस वाज द कैच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट. सो इस तरह के क्वेश्चन को यस, सो इस क्वेश्चन को जो करना है आपने बहुत ध्यान से करना है. इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो ये हल्की सी जो है ट्रिक क्वेश्चन के अंदर जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट उन्होंने डाल दिया. डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिस्टेंस उन्होंने पूछ दिया, ठीक है. तो बेटा ध्यान रखिए, दीज आर वेक्टर इक्वेशंस. सो आप डायरेक्टली डिस्टेंस फाइंड आउट इससे नहीं कर सकते हैं. अगर यूनिट डायरेक्शन मोशन होता तो ज़रूर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो उस केस के अंदर हम s = ut + ½ at square लगा सकते थे. लेकिन ये यूनिट डायरेक्शन मोशन नहीं होगा क्योंकि इस केस के अंदर रिटार्डेशन हो रही है और एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है. सो इसलिए थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखिएगा. ओके, सो आंसर इज बेसिकली डी ऑप्शन. हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बेसिकली आप ये चेक कर लीजिए पहले कि कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, और अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट फाइनल वेलोसिटी जीरो कब होगी, ठीक है ना. तो टी टाइम हमें फाइंड आउट करना है, राइट. एक्सेलरेशन इज बेसिकली -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी u इज गिवन दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, राइट. सो अब शुरू करते हैं इसको, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को. वी विल बी अप्लाइंग v = u + 80, राइट. सिंपल. जीरो जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है. इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 मीटर पर सेकंड एंड -2t. सो बेटा यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं दैट t = 5 सेकेंड्स पे, 5 सेकंड के बाद ये पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है, राइट. और 5 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. s = ut + ½ at का 80 स्क्वायर का यूज़ करके.
सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एस फाइंड आउट कर लेता हूँ. u was basically 10, time is 5 seconds, minus half 2 5 square. So over here the distance which is coming out, it will be 50 minus 25, that is 25 meters, right? 25 meters. Okay, so अब इसके बाद बेटा सेकंड केस जो है वो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे. सेकंड केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर कर लेंगे हम, राइट? और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं. सो हाफ at square, that is acceleration is 2 and time will be how much? Time बेटा सेकंड केस के अंदर जो रहेगा that will be t will be in second case it will be 12 minus 5, that is 7 seconds, right? So 7 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बेटा, so it will be nothing but 49. So the answer will be s total distance basically will be nothing but s1 plus s2, which will be equal to 25 plus 49, which will give you the result as 74 meters. So this is the way to solve this particular question. Right? Chaliye, let's move to the next part. Okay, very easy question, very easy question. A particle experiences constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, the relation between s1 and s2 will be what? So I just want quick answer from you guys. I just want quick answer from you. बेटा देखो, जर्नी हुई है कंसेक्टिव टाइम पीरियड के लिए और जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है बेटा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज बेसिकली कांस्टेंट एंड टाइम इंटरवल जो है वो दोनों बराबर हैं. सो टाइम इंटरवल अगर बराबर है तो उस सिचुएशन के अंदर बेटा सबको पता होना चाहिए, yes, सबको पता होना चाहिए that the ratio of the distance traveled in the first interval to the distance traveled in the second interval will be in the ratio of 1:3, right? So यहाँ पे थोड़ा सा कैच है that s1 by s2 is equal to 1/3. कई बार बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी गलती कर देते हैं और बच्चे कई बार ये बी ऑप्शन को टिक कर देते हैं. एक्चुअल में बी ऑप्शन गलत है. यहाँ पे अगर आप देखें तो s2 will be equal to 3 times of s1. बेसिकली एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, तो ऑब्वियसली बात है टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी. टाइम के साथ वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो इस सिचुएशन के अंदर ज़्यादा और ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल करता जा रहा होगा. और यहाँ पे हम बेटा ये रिलेशनशिप जो लगाते हैं दैट इज़ नथिंग बट गैलीलियोज ऑड नंबर, ठीक है, लॉ, राइट? तो गैलीलियोज ऑड नंबर लॉ हम यहाँ पे इजीली लगा के सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस को. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी नथिंग बट द A option, right? So A option is the correct one. Very easy question, very interesting question also, right? Let's move to the next part. So next question बच्चों, that is in front of you. Very nice, Felix. Very nice. Yes, बिल्कुल सही है. Means 2024 बिल्कुल सही है. मीन्स गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स हमने लगा दिया था पिछले क्वेश्चन के अंदर. चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं ये अगला क्वेश्चन. अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन स्लाइड्स डाउन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 2 seconds. बच्चों 1/4 यानी कि 25% जो इंक्लाइंड प्लेन, टोटल इंक्लाइंड प्लेन है उसका 25% जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया जाता है बॉडी के द्वारा in 2 seconds. It will slide down the complete distance along the plane in how much time? Over here there is no friction at all. Over here there is no friction at all. So बेटा initial velocity हम यहाँ पे मान के चलेंगे that it will be 0 because it is not given. So this is the case. So and acceleration has to be constant, right? Acceleration has to be constant. यहाँ पे acceleration क्या रहेगा वो बेटा सिंपल सी बात मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए, अगर
यहाँ पे आप ध्यान दें तो ये एंगल थीटा रहता है। जनरली अगर मैं बात करूँ तो एक्सेलरेशन जी साइन थीटा रहता है ना, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा रहता है। सो पहले केस के अंदर भी और कंप्लीट डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा उस केस के लिए भी जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए बराबर ही है जी साइन थीटा, राइट। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड 1/4 जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो गया है 2 सेकंड के अंदर। सो ऑब्वियस ही बात है बेटा, it will slide down the complete distance along the plane in not in 2 seconds, this is completely sure, right? So 3, 5 or 4 seconds, out of these which one will be the correct one, which one will be the correct one? Okay, so s by 4 is basically covered, right, in first case, and s is equal to ut plus half at square हम लगा सकते हैं। so s by 4 is equal to initial velocity is 0, so उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, right, and half acceleration is kept constant, so time is 2 का square, so this means over here you can just see that what acceleration we are getting. Acceleration, the value of acceleration is s by 8, right? This is the value of acceleration, that is s by 8. So again we can apply s is equal to ut plus half at square, so half a, we need to find out the time, so s is equal to half, acceleration को हम s by 8 लिख सकते हैं, so t square will be there and s से s बच्चों cancel out हो जाएगा and you can now easily sort out that it is nothing, t square is nothing but 16, so t will be nothing but equal to 4 second, right? So D option is the correct answer. So this is the way. And secondly आप एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमें पता चला है that S1 is basically traveled in या 1/4 यानी 25% is traveled in 2 seconds, right? So अभी हमने डिस्कस किया था that if initial velocity is 0 and acceleration is constant, in that scenario the ratio of S1 by S2 will be nothing but 1:3, right? But the time interval has to be constant. So पहले 2 सेकंड के अंदर जो ट्रैवल हुआ है टाइम, दैट इज इफ इट इज 25%, तो अगले 2 सेकंड के अंदर कितना ट्रैवल होगा? इट विल बी 75%। सो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो कितने टाइम में ट्रैवल होगा? 2 + 2 4 सेकंड में। इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। यस, बिल्कुल सही। जैसे दिनेश काफ़ी टाइम से कह रहा है दैट सर गैलीलियो लॉ लगा दो, तो बेटा गैलीलियो लॉ लगा के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट ईजी because 1/4 distance is nothing but 25% and the rest is 75%, so the distances that has to be traveled in on the inclined plane will be in the ratio of 1:3. So section 1 is traveled in 2 seconds, so another section will also be, that is 3 times of the initial distance traveled will be covered in the next 2 seconds, so total distance will be traveled in 4 seconds. So this is the way to solve this particular question. Yeah. Adikshit, I have just told you how to apply this Galileo law, right? Let's move to the next part. A particle starts from rest. A particle starts from rest. Okay. Starts from right. Initial velocity जो है बेटा वो 0 हो गई है. Its acceleration is varying with time as shown in the figure. When the particle comes to rest, its distance from its starting point is, डिस्टेंस यू नीड टू फाइंड आउट, राइट? डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और आपको दिया क्या हुआ है? यू आर प्रोवाइडेड विद द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट? दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके, so this value is -4, this is 4, this is 6, this is 2, this is again 2. Now how to find out the distance traveled? सो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इस तरह के केस के अंदर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड दे देगा, राइट? सो दिस इज द बेसिक थिंग, ठीक है? ये एकदम हिट करना चाहिए आपके माइंड में कि किस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, राइट? Adikshit, I can see that I have already discussed it.
So how to solve the previous question using गैलीलियोज लॉ, है ना? तो अब मुझे लगता है कि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। चलो, सबसे पहले बच्चों इस केस के अंदर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन कीजिए, एंड इस केस के अंदर सबसे पहले हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। बच्चों आप देख सकते हो दैट एक्सेलरेशन इन दिस केस इज constant, right? If acceleration is constant, we can easily draw velocity time graph. Initially this this area under curve will give us the change in velocity. So velocity, the change in velocity is positive, it means velocity must have increased. Okay, and how much it must have increased? The area is nothing but 4 meter per second square. Sorry, not area, it should be in meter per second. Okay, and this area, this is basically what this is the section where the acceleration is negative. It means the velocity, the change in velocity has to be negative. It means the velocity must have decreased. Okay, so iska jo area aayega, that is the base is basically 2 units and 2 seconds, and jo length hai is rectangle ki, that is 4. So I think 8 मीटर पर सेकेंड का डेक्रीमेंट आया होगा। और बच्चों देखो 2 सेकंड से 4 सेकंड तक देयर इज नो एक्सेलरेशन, इट मींस वेलोसिटी मस्ट हैव बीन कांस्टेंट। सो व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू कैन मेक, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ यू कैन मेक, राइट? द ग्राफ जो आता है बेटा वो इस तरह का आ जाएगा। देखिए, इनिशियली वेलोसिटी 0, after 2 seconds it has to be 4 meter per second, right? And for further 2 seconds the velocity is constant, and after that the velocity decreases by a value of 8 meter per second. So that happens in 6 seconds. So यहाँ से -4 meter per second तक पहुँच जाएगी velocity, right? रीज़न क्या है? बिकॉज +4 से -4 तक का जो डिफरेंस है बेसिकली वो 8 यूनिट्स का है, यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड डेक्रीमेंट हो गई, डिक्रीज हो गई है वेलोसिटी, राइट? Now you need to find out the area under curve. So you need to find out the area under curve of this trapezium, and you need to find out the area under curve of this particular triangle. So trapezium का area बच्चों half into sum of parallel sides, right? Half into sum of parallel sides. Sum of parallel sides is how much? It is 5 plus 2 into height is basically 4 plus ट्रायंगल का एरिया कितना रहेगा? हाफ इंटू बेस, बेस इज हाउ मच? 1, हाइट कितनी है बच्चों? दैट इज 4, राइट? ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बिकॉज तो पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। सो नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट। ओके, सो द फाइनल रिजल्ट विल बी नथिंग बट यहाँ पे अगर मैं आपको 5 2 ओ सॉरी जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है। So 2 is coming out to be the area under curve of the triangle, and base जो है वो आ रहा है 5 2 7 7 14। I think the answer has to be basically retardation is there already, ठीक है ना? retardation जो है वो ऑलरेडी है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, रिटार्डेशन इज ऑलरेडी देयर, ऑप्शंस के अंदर ही नहीं है ना? यस, वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट इट कीप्स ऑन, द पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, द पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑल्सो, राइट? सो यस, सो द आंसर विल बी नो, डिस्टेंस इज आस्क्ड, राइट? टाइम बताइए कितना दिया हुआ है? पार्टिकल रेस्ट पे पूछता है क्या? ये पूछा है क्या? अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्सलेरेशन इज वेरिंग विद टाइम एज शोन इन द फिगर। व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओके, बिकॉज दे हैव आस्क्ड द डिस्टेंस व्हेन द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, राइट? सो वेरी करेक्ट, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। एक्चुअली we need not to find out the area of this particular triangle. अगर हमें total distance find out करना होता 6 सेकेंड तक तो हम easily करते, ठीक है? बट एक्चुअल में इन्होंने जो पूछा है when the particle comes to rest, so its distance will be what, right? So yes, very correct, yes, बिल्कुल, yeah.
सो इट इज़ बेसिकली आस्क्ड कि डिस्टेंस वहाँ तक फाइंड आउट करना है जब तक पार्टिकल दोबारा रेस्ट पे नहीं आ जाता, राइट। सो ट्रेपेजियम का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, उसी से ही हमारा काम बन जाएगा, और हमें ट्रायंगल का एरिया बेसिकली फाइंड आउट नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना होता तो टोटल जो आता वो 16 मीटर्स आता, राइट, टोटल डिस्टेंस। और अभी जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस कहाँ तक फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस 14 मीटर आएगा, बिकॉज पार्टिकल जब तक रेस्ट पे नहीं आ गया दोबारा वहाँ तक ही डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट। सो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है t इक्वल टू 5 सेकेंड तक, क्योंकि इसके इस टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई है, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, करेक्ट। बॉल इज थ्रोन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। A ball is thrown vertically down with velocity 5 meter per second. With what velocity should another ball be thrown down after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds? Very nice question, right? एक बॉल जो है उसको हमने vertically throw किया है with velocity of 5 meter per second. With what velocity should another ball be thrown? दूसरी बॉल हमें किस velocity से throw करनी है so that एंड दैट टू जो सेकंड बॉल जो है वो जो भेजी है, थ्रो की है, ठीक है, that is sent after 2 seconds, right? That is thrown after 2 seconds so that it can hit the first ball in 2 seconds, right? Yes. Adikshit, no. In the last question, basically trapezium का एरिया ही हमें 14 मिल जाएगा. You can just pause, you will be able to pause the video, and you can just find out the area, right? Yeah, because the velocity of the particle comes 0 at t equal to 5 seconds. Okay, yes. So the next question is this in front of you. Just solve this question. एक बॉल जो है वो हमने वर्टिकली डाउन थ्रो की है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड. विद व्हाट वेलोसिटी एक दूसरी बॉल को हमने कितनी वेलोसिटी से भेजना है, राइट? दूसरी बॉल को कितनी वेलोसिटी से भेजना है ताकि वो 2 सेकंड के बाद थ्रो की है लेकिन फिर भी वो 2 सेकंड के अंदर हिट कर देती है पहली बॉल को, राइट? सो दिस इज द सिनेरियो. वेरी नाइस. Felix Nadi has solved it. Okay, let's figure out. Yes, the answer is basically 40 meter per second, not 55 meter per second. How we can easily solve this particular question, right? See, after 2 seconds, this B ball has to hit the ball A, right? So distance traveled by a ball in 2 seconds. How much is the basically distance traveled by the ball in 2 seconds? क्योंकि initial जो बॉल है वो जो हमने वेलोसिटी दी है उसको that is 5 मीटर पर सेकेंड. सो वी कैन फाइंड आउट एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कितना डिस्टेंस वो 2 सेकंड के अंदर ट्रेवल कर लेती है. दैट इट रीचेज टू 30 मीटर्स, राइट? एंड वेलोसिटी एट टाइम t equal to 2 second will be nothing but 25 meter per second, right? So initially जो पहली बॉल है that is basically at 30 meters and उसकी velocity जो है वो 25 meter per second है, right? और उसके बाद जो सेकंड बॉल है बेटा उसको भी हमने नीचे की तरफ ही थ्रो करना है. बट द थिंग इज दिस, acceleration in that case for both the balls will be 0 because acceleration is basically acceleration due to gravity for both the balls, right? So in that scenario the velocities are in the same direction. They have to cover this particular distance between them, that is basically 30 meter distance, right? तो relative के ऊपर बहुत ही बढ़िया ये relative का concept जो है हम यहाँ पे लगा सकते हैं. otherwise इसको simple तरीके से भी किया जा सकता है. but yes, correct. Very nice. Trying to be productive, you are becoming productive. No problem, कोई बात नहीं है दिनेश. I know you are always at the top. but इन क्वेश्चंस के जब इस तरह के सेशन है सिर्फ उनमें नहीं, जब हमारा फाइनल एग्जाम होगा वहाँ पे भी तुमने इसी तरह से फोड़ना है, ठीक है? सबसे पहले जो है वो
पेपर सॉल्व करो और बिल्कुल सही तरीके से करो, एंड कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो you need to cover this 30 meter distance with what velocity that is to be found, right? So the velocity that is given to the ball B will be nothing but vf. Now both the balls are moving in the same direction. ऑब्वियसली बात है बेटा कि वेलोसिटी तो ज़्यादा ही देनी पड़ेगी 25 मीटर पर सेकंड से, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी वी फाइनल माइनस वी ऑफ द सेकंड फॉर द फर्स्ट बॉल जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। एंड यहाँ पे हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी रिलेटिव यूज़ करेंगे और वेलोसिटी भी रिलेटिव यूज़ करेंगे। जस्ट पुट दीज वैल्यूज एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर। सो 40 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। 40 meter per second is the correct answer. So this is the way we can cover up this particular question. We can solve this particular question, right? Let's move to the next question. The variation of velocity of a particle moving along straight line is shown in the figure, right? Velocity time graph is given. The distance traveled by the particle in 4 seconds. You need to find out the distance traveled in 4 seconds. It's quite easy question, right? It's quite easy question. Just figure it out. यस कश्यप जी, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, राइट। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जस्ट कैलकुलेशंस हैं, जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फ्यूजन कोडर यानी कि अधीक्षित बेटा, आप कभी ये सोचते हो ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बेटा सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्ज़ाम था, ये पहला एग्ज़ाम था ज़िंदगी का जो आपने जो और बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, राइट। सो दुखी नहीं होना, इस एटीट्यूड को छोड़ दो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि ये एटीट्यूड रखो कि अब अच्छा ये चीज़ ऐसे हुई, गलत हुई, मैं अपनी आदतें चेंज करूँगा और मैं ज़रूर प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरे में दम है, राइट। सो रोने की बजाय ना, रोना छोड़ दो, रोने की बजाय जियो और अच्छे से मतलब वैलर के साथ जियो, ठीक है, जैसे फर्मनेस के साथ और काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ जियो, राइट। यस, सो आंसर्स आ गए हैं। ताला अजीम, यस, थ्योरी की बुक बेटा, थ्योरी जो आप कर सकते हो, सेंगेज भी बहुत अच्छी है, डिपेंड करता है आप कहाँ किस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो सेंगेज इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड एंड फॉर प्रैक्टिस, राइट। एंड वैसे तो हम सजेस्ट करते हैं अगर आप सिर्फ क्लासेस या स्कूल एग्ज़ाम की ही प्रेपरेशन कर रहे हो तो उस सिचुएशन के अंदर आप प्रदीप को भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। कैसे करना है? ओके, so the answer, let me check the answer. The answer is 55 meter and very nice. Many of you have done the correct answer, right? You have done the correct, you have clicked the correct option, right? And this is the way to solve this question. बेटा एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करना है। अब आप एरिया अंडर कर्व इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन just make this a rectangle or a trapezium. It can be converted into 2 trapeziums, right? एक नीचे वाला ट्रेपेजियम हो जाएगा, एक ऊपर वाला ट्रेपेजियम हो जाएगा, दोनों के एरियाज को फाइंड आउट कर लीजिए एंड यू कैन इजीली सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना लीजिए पहले और फिर आगे ट्रेपेजियम एंड देन रेक्टेंगल। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। यस, एच.सी. वर्मा बुक जो है ना वो वैसे थ्योरी के लिए परफेक्ट नहीं है। मतलब अगर आप थ्योरी ही करना चाहते हो सिर्फ, एच.सी. वर्मा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, बट थ्योरी इज़ नॉट दैट मच ग्रेट। थ्योरी के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है वो आप कीजिए, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस NSEJS और जूनियर साइंस ओलंपियाड्स और यू वांट एपिक लेवल पे प्रेपरेशन, ठीक है, फॉर छोटी क्लासेस के अंदर ही अच्छे लेवल की प्रेपरेशन करनी है, तो I'll suggest you कि आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो है वो बुक करें, राइट। उसकी एग्जाम्पल्स, उसका लिखने का वे जो है वो बहुत ही अच्छा है, राइट। सो I'll suggest better than HCV it will be यूनिवर्सिटी फिजिक्स।
मतलब नो हार्ड ग्रजेस, बट द प्रॉब्लम्स ऑफ HC वर्मा बुक आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड उस बुक का जो जो USP है वो उसकी प्रॉब्लम्स हैं, थॉट प्रोवोकिंग प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली HC वर्मा की, राइट। चलिए, दैट्स गुड। चलिए, let's move to the next question. Next question is, a car is moving along a straight line with uniform acceleration. It passes through 2 points separated by a distance of distance with velocities 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q is what? So JEE एडवांस, बेटा देखो, जो मैंने आपको क्या कहा है, मैंने आपको ये कहा है कि जूनियर साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, या आप छोटी क्लास के अंदर अच्छे लेवल की फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, तो आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स उठाओ, ठीक है, उसको उसकी प्रिपरेशन करो, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स उसमें से करो। लेकिन अगर एडवांस की प्रिपरेशन करनी है तुमने, तो उस सिचुएशन के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मटेरियल भी आपको करना पड़ता है, राइट। एंड यूनिवर्सिटी फिजिक्स अगर आपने पहले की हुई है ना इनिशियल स्टेजेस के अंदर, जैसे NSEJS की प्रिपरेशन के अंदर या 9th-10th के अंदर की हुई है, तो बेटा फिर आप अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। सो यस, IQJS इज बेसिकली हार्डर देन JEE, बट द थिंग इज दिस कि हार्डर वो इसलिए है क्योंकि वो आपकी उम्र जो है वो काफ़ी कम होती है उस टाइम पे जिस टाइम पे ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। सो JEE के टाइम पे आप काफ़ी मैच्योर भी हो चुके होते हो, तो इसलिए आप आराम से JEE का एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। बट द थिंग इज़ दिस कि JEE अगर आपके माइंड में है तो बेटा यूनिवर्सिटी फिजिक्स आप 8th 9th या 10th के अंदर पढ़िए और उसको एपिक लेवल पे लेके जाइए। उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स जो हैं आप बेसिक जो अपनी इंडियन बुक्स हैं, ठीक है ना, सेंगेज हो गई, DC पांडे हो गई, आप उनको कीजिए, और साथ में जो भी कोचिंग आप जहाँ पे भी कर रहे हैं वो कीजिए, आप डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं एडवांस, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली the way to solve this question, and what is the correct answer? Yes, the correct answer is certainly 25 root 2, because the scenario over here is, yes, 25 root 2. It is approximately 35.35 also, but to be precise, to be exact, it is 25 root 2. The scenario is something like this. Suppose कीजिए हमारे सामने एक ये सिचुएशन है that this is point P, this is point Q. Over here at point P the velocity was 30 km per hour, and at point Q the velocity was 40 km per hour, right. You need to, this is the midpoint, suppose the midpoint is represented by M, so you need to find out the velocity at this point. V naught आपको find out करना है, तो बेटा हम half of the distance midpoint है travel कर रहा है जो ये पार्टिकल, उसका हाफ ऑफ द पॉइंट, या सॉरी जो मिड पॉइंट है वो M है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाएगा P से M तक, दैट विल बी L/2, एंड दिस इज ऑल्सो L/2, राइट। सो वी कैन अप्लाई S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2S लगाएंगे हम, राइट। सो V नॉट का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2A L/2, एंड नेक्स्ट इक्वेशन जो है अगली जर्नी के लिए, सेकेंड केस के लिए, V M2Q, राइट, तो उस केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी विल बी नथिंग बट 40, सो 40 का स्क्वायर माइनस V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू A L/2। सो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन के अंदर राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। सो इफ दिस इज द सिनेरियो, देन V नॉट स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर minus V naught square. So you can see that 2V naught square is coming out to be equal to 40 square plus 30 square, right. So we can see that V naught square is coming out to be the average of this, right, and under root अगर हम इसका find out कर लेंगे तो हमारे पास result आ जाएगा। और बच्चा पार्टी आपको सभी को पता है that 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और उसका रूट जो होता है वो होता है अंडर रूट 50, राइट। सो सॉरी, जो रिजल्ट होता है वो होता है 50, सो 50 बाय रूट 2 इज नथिंग बट 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो। यस यश, यू कैन आस्क बेटा, दिस प्रॉब्लम यू कैन ट्रीट एज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, एंड आप अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आप अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वो फाइनल रिजल्ट जो होता है वो होता है V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर बाय 2 और पूरे का अंडर रूट, राइट।
ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे v और u की वैल्यू हमें दी हुई थी, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो, ओके, या correct. So C option is correct. Basically 25 root 2 is comes out to be equal to 35.35 also. So D option, it is quite close, but the final correct answer is C option, right? C option is the correct answer. So this is the way to solve this particular problem. So bacha party, that's it from my side. See you in the next session. I hope you have enjoyed the questions, and these questions are of purely NSEJS level based questions, and on coming Monday I'll be taking problems of vectors. Basically vectors के ऊपर directly question नहीं आता है, IJSO Pioneer के अंदर ही मैं इस IJSO Pioneer series के अंदर ही मैं वो सेशन लूंगा vectors का, but the thing is this, direct question IJSO level पे vectors के ऊपर नहीं आता, but the thing is this, लॉज ऑफ मोशन में या फर्दर और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो होती हैं जिनके अंदर वेक्टर्स यूज़ होते हैं, तो आपको रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए, ज़रूरी है. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन एटसेट्रा दैट इज़ क्वाइट नेसेसरी. एंड रिलेटिव मोशन के ऊपर INJSO में एज वेल एज हमारा जो IJSO होता है उसके अंदर भी काफ़ी बार प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं. सो on coming Monday we will be having a session on vectors, right, on IJSO Pioneer series, right. So see you in the next session. Bye bye, take care. I hope you have enjoyed the session. Thanks a lot. Bye bye, take care of yourself and take care of your family, right, and do like the session and subscribe our channel. Thanks a lot.